नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ऑप्टिमम टैरिफ के बारे में, अनुकूलतम प्रशुल्क के बारे में। इस टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन भी होता है, तो इस टॉपिक को समझने के लिए पूरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर आपने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए ताकि इकोनॉमिक रिलेटेड सबसे ऑथेंटिक वीडियो और मटेरियल आपको मिल सके। इकोनॉमिक्स का मतलब दिग्विजय इकोनॉमिका। दोस्तों शब्द है ऑप्टिमम टैरिफ। ऑप्टिमम का हिंदी होता है अनुकूलतम। मेरा एक दोस्त था पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस में इंटरव्यू देने गया था। उससे ये पूछा गया था बोर्ड के द्वारा कि ऑप्टिमम टर्म्स का मतलब क्या होता है। जब आप कहते हैं ना कि ऑप्टिमम कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑप्टिमम। ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है, अनुकूलतम क्या होता है। जैसे अगर मैं कहूं कि आपको ऑप्टिमम स्टडी करना चाहिए, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिमम। ऑप्टिमम मीन्स मैक्सिमम, अधिकतम। आंसर है नो। ऑप्टिमम का मतलब है कि जो भी अल्टरनेटिव्स हैं, जो भी विकल्प आपके पास दिए गए हैं, उसमें सबसे बेहतर, बेस्ट अमंग गिवन अल्टरनेटिव, दिए गए विकल्पों में सर्वश्रेष्ठ। जैसे मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि आपको 2 घंटे स्टडी करनी चाहिए, आपको 7 घंटे स्टडी करनी चाहिए, आपको 12 घंटे स्टडी करनी चाहिए, या फिर आपको 14 घंटे स्टडी करना चाहिए, तो इसमें देखो 14 और 12 घंटा मैक्सिमम है जिसमें आपका एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। हमेशा मैक्सिमम में हमेशा पोटेंशियल है, हमेशा एक प्रोबेबिलिटी है कि उसमें एक्सप्लॉयटेशन हो। ऑप्टिमम का मतलब होता है सबसे आदर्श, जिससे कोई एडवर्स इंपैक्ट ना आए। तो 7 घंटे की 8 घंटे की अगर स्टडी आप कंटिन्यूअस करते हो, दैट इज योर ऑप्टिमम स्टडी। तो ऑप्टिमम का मतलब है दिए गए विकल्पों में सर्वश्रेष्ठ। तो ये देखो यहाँ पे कह रहा है ऑप्टिमम टैरिफ, तो वो दिए गए टैरिफ अगर आपके पास प्लान है, स्ट्रक्चर है, तो सबसे बेस्ट टैरिफ कौन सा होगा जो किसी भी इकोनॉमिक वेलफेयर को सबसे ज्यादा कर सके। तो इसका मतलब ऑप्टिमम टैरिफ वो टैरिफ होती है जो किसी भी देश के, किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक वेलफेयर को हाईएस्ट कर सके। इसका मतलब जो ऑप्टिमम टैरिफ होती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो मैक्सिमम टैरिफ नहीं है। देखो जब भी कोई कंट्री टैरिफ लगाता है, और टैरिफ का मतलब मैंने आपको बताया था कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बोथ ड्यूटी, बट इन बिहेवियर टैरिफ का मतलब होता है इंपोर्ट ड्यूटी। तो कोई भी देश जब इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड उसके बेहतर होते हैं, और टर्म्स ऑफ ट्रेड बेहतर होने के साथ उसका इकोनॉमिक वेलफेयर बढ़ता है। तो टैरिफ लगा के आप अपने टर्म्स ऑफ ट्रेड को, व्यापार के शर्त को बेहतर कर सकते हो, लेकिन आपको मैक्सिमम जो है अपने टर्म्स ऑफ ट्रेड को नहीं लेके जाना है। ऐसे जगह पे टर्म्स ऑफ ट्रेड को आपको लेके जाना है जो कि ऐसी टैरिफ आपको चयन करना है कि जो मैक्सिमम टैरिफ ना हो, बल्कि वो एक अनुकूलतम ऑप्टिमम टैरिफ हो जिसपे आपका जो इकोनॉमिक वेलफेयर है मैक्सिमम हो जाए। तो कुल मिला जुला के टैरिफ आपको मैक्सिमम लेवल पे नहीं लेके जानी है, उस लेवल पे ये बताता है कि टैरिफ को आपको ले जानी चाहिए जिससे कि आपका जो वेलफेयर है वो मैक्सिमम हो सके। तो इसको कैसे आप अटेन करेंगे और इसका फार्मूला क्या है, उसको इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। देखो 2 कंट्री हैं, एक कंट्री ए है और एक कंट्री बी है। देखिए जो कंट्री ए है उसका ऑफर कर्व है OA, फिर देखिए उसका ऑफर कर्व शिफ्ट होके OA से OA1 हुआ है, फिर OA2 हुआ है, OA3 हुआ है, OA4 हुआ है। तो कंट्री ये है जिसका जो एक्सपोर्ट आइटम है वो है व्हीट, गेहूं, और जो इंपोर्ट आइटम है वो है स्टील। और ये कंट्री ए का ऑफर कर्व है OA, और इसके ऑफर कर्व देखिए OA रेड लाइन से खींचा गया है, A1, OA2, OA3, OA4। ये कंट्री ए के जो व्हीट का एक्सपोर्ट कर रहा है उसके जो है ऑफर्स कर्व्स हैं, और कंट्री ए का जो एक्सपोर्ट आइटम है वो व्हीट है। कंट्री बी का जो ऑफर कर्व है देखिए OB से दिखाया गया है, जो सिर्फ एक दिखाया गया है, OB दिखाया गया है, और इसका जो एक्सपोर्ट आइटम है वो है व्हीट। अब देखिए इसमें एक और भी चीज खींची गई है, U1, यहां पे ये शब्द मैंने U लिखा है, U1, U2, U3 और U4 आप देख रहे होंगे, ये ब्लू कलर से एक आप देख रहे हो यहाँ पे खींचा गया है जो थोड़ा सा जो है कनकेव है। तो U1, U2, U3, U4 ये जो कंट्री ए का जो है ट्रेड इंडिफरेंस कर्व है, और ये दिखा रहा है पैरेलल शिफ्टिंग U1 से U2, U2 से U3 और U3 से U4। अब जब ऊपर की तरफ आप किसी भी देश के ट्रेड इंडिफरेंस कर्व पे बढ़ोगे तो वो दिखाएगा आपके इकोनॉमिक वेलफेयर का बढ़ता हुआ स्तर। मतलब अगर आप U1 से U2 पे जाओगे ट्रेड इंडिफरेंस कर्व का, तो जो इकोनॉमी ए है जिसका एक्सपोर्ट प्रोडक्ट व्हीट है उसका जो कल्याण का स्तर है और बढ़ जाएगा। अगर आप U2 से U3 पे अगर मूवमेंट करोगे तो इसका मतलब जो कंट्री ए है जिसका एक्सपोर्ट प्रोडक्ट व्हीट है उसका इकोनॉमिक वेलफेयर और भी बढ़ जाएगा। और U3 से अगर आप U4 पे आ जाओगे
तो उसका इकोनॉमिक स्टेटस और भी बढ़ जाएगा, जो ये दिखा रहा है। ओए ऑफर कर कंट्री ए का, ओबी ऑफर कर ये जो है कंट्री बी का। कंट्री बी का जो एक्सपोर्ट है वो स्टील है, कंट्री ए का जो एक्सपोर्ट है व्हीट है। आप इससे ये भी समझ सकते हैं कि कंट्री ए का जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट है स्टील है और कंट्री बी का जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट है व्हीट है। अब देखिए कंट्री ए का ऑफर कर्व ओए है और कंट्री बी का ऑफर कर्व ओबी है, आप यहां देख सकते हो। ये जो ब्लैक लाइन हमने खींचा है। टर्म्स ऑफ ट्रेड कैसे डिफाइन होता है? जब दोनों कंट्री के ऑफर कर्व जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां टर्म्स ऑफ ट्रेड डिटरमाइन हो जाता है। देखिए ये जो ओ बी और ओ ए है, कंट्री ए का ऑफर कर्व ओ ए, कंट्री बी का ऑफर कर्व ओ बी, और यहां पे वो इंटरसेक्ट किए क्यू पॉइंट के ऊपर, तो जो ये ओ टी जीरो है ये टर्म्स ऑफ ट्रेड डिटरमाइन हो गया और यहां से जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होगा इस टर्म्स ऑफ ट्रेड पे। इतना आप लोग समझते हो कि बहुत आसान है। अब देखो ऐसा लगता है कंट्री ए को, कंट्री ए जिसका ऑफर कर्व ओए है और जिसका एक्सपोर्ट प्रोडक्ट व्हीट है और जिसका इंपोर्ट प्रोडक्ट स्टील है। अब कंट्री ये सोच रहा है कि हम अपने इकोनॉमिक वेलफेयर को बढ़ा लें और स्टील के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाएं। अब देखो अगर कंट्री ए इंपोर्ट ड्यूटी या फिर टैरिफ लगा देता है तो उसका ऑफर कर्व ओ ए से हमेशा, देखिए जब हम टैरिफ लगाएंगे इस बात को बहुत ध्यान रखिए, तो हमेशा ऑफर कर्व आपका जो शिफ्ट होगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, ऊपर की तरफ देखिए यहां शिफ्ट होगा। और जब हम कभी भी टैरिफ को घटाएंगे तो ये जो ऑफर कर्व होंगे वो राइटवर्ड शिफ्ट होंगे। बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा। जब आप जैसे ओए ऑफर कर्व है और ये चाह रहा है कि टैरिफ में बढ़ाऊं तो ये ऊपर की तरफ राइटवर्ड शिफ्ट होगा। और मान लो कि अगर ऑफर कर्व वो A4 है और वो अपने टैरिफ को घटाता है तो राइटवर्ड नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और नीचे आप ये चीज समझ रहे होंगे कि ओए का जो एक्सपोर्ट आइटम व्हीट है। तो कई बार देखिए ये प्रश्न यूजीसी में भी पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि जब हम टैरिफ लगाते हैं तो जो एक्सपोर्ट साइड है जिस पे आप रखे हो, जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आप इसका एक्सपोर्ट रखे हो, उससे जो ऑफर कर्व ऊपर की तरफ या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा आप लोग। अब देखो जैसे मान लो कि कंट्री ए ने स्टील के ऊपर टैरिफ लगा दिया, अब उसका जो ऑफर कर्व है दोस्त वो ए से ओ एन ऊपर की तरफ, मैंने कहा जैसे कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होके ओ ए वन हो गया। अब जो ही ये ओ एन शिफ्ट हुआ, अब जो टर्म्स ऑफ ट्रेड होगी वो आर हो जाएगी। अब देखिए पहले क्या था, ओ क्यू था, अब यहां से ओ आर हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये जो कंट्री ए है वो हायर ट्रेड इंडिफरेंस कर्व U2 पे चला गया है, और जो हायर ट्रेड इंडिफरेंस कर्व है वो दिखाएगा कि अब कंट्री जो ए की इकोनॉमिक वेलफेयर की स्थिति उससे बेहतर हो गई है, अब जो है ये और अच्छे सिचुएशन में। इसका मतलब ये हुआ कि टैरिफ लगाने से इसका जो है टैरिफ लगाने से ऑफर कर्व शिफ्ट हुआ लेफ्ट, जिससे टर्म्स ऑफ ट्रेड बेहतर हो गए कंट्री ए के, और साथ ही साथ उसका इकोनॉमिक वेलफेयर का स्तर बढ़ भी गया। अब मान लो कि कंट्री ए फिर सोचता है कि और भी हम क्यों ना टैरिफ लगाएं, और भी वो टैरिफ लगाता है तो इसके जो ऑफर कर्व है वो A1 से A2 की तरफ शिफ्ट हो जाता है और ये हायर इंडिफरेंस कर्व H के ऊपर आ जाता है। अब देखो यहाँ पे H आ गया तो इसका जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है अब OH हो जाएगा। पहले क्या था, पहले था OQ, फिर टर्म्स ऑफ ट्रेड हो गया OR, अब हो जाएगा OH। इसका मतलब क्या है कि अब ये और भी हाई इंडिफरेंस ट्रेड इंडिफरेंस कर्व पे चला गया है। इसका मतलब जो टैरिफ लगा उससे जो है इसका टर्म्स ऑफ ट्रेड और भी बेहतर हुआ और ये और भी इकोनॉमिक वेलफेयर के ऊंचे स्तर पे आ गया। देखो यहाँ पे जो H पॉइंट है आप बहुत ध्यान से देखिएगा, और जो ट्रेड इंडिफरेंस कर्व U3 है वो जो दूसरा कंट्री B है उसके ऑफर कर्व का यहाँ पे टेंजेंट है, यही स्पर्श करता है। देखो जहां पे अपनी कंट्री का जो कंट्री टैरिफ लगा रहा है उसका जो इंडिफरेंस ट्रेड इंडिफरेंस कर्व है, जो नेक्स्ट कंट्री है उसके ऑफर कर्व को जहां टच करता है, जहां इंटरसेक्ट करता है, वही ऑप्टिमम टैरिफ होगा, वही सबसे बेहतर टैरिफ होगा जो आपके कल्याण के स्तर को मैक्सिमाइज करेगा। अगर इसके बियॉन्ड अगर आप टैरिफ लगाओगे तो आपको फिर से घाटा होगा। जैसे लाइक एग्जांपल मैं कहा कि जो ऑप्टिमम टैरिफ है वो आपका ये पॉइंट है जहां एच पे डिटरमाइन हो रहा है, और ऑप्टिमम टैरिफ जो है ऑफर कर्व को A2 पे लेके जाता है, और जहां पे ये जो है दूसरा कंट्री बी के ऑफर कर्व को इंटरसेक्ट करता है। मान लो कि अगर कंट्री ये और भी जो है टैरिफ लगाए और ये जो इसका ऑफर कर्व और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होके A3 हो जाए, तो इससे आप देख रहे हो कि A3 पे तो हुआ लेकिन यहां पे वो लोअर ट्रेड इंडिफरेंस कर्व पे आ गया। पहले वो U3 पे था ट्रेड इंडिफरेंस कर्व, लेकिन अब वो U2 इंडिफरेंस कर्व पे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि टर्म्स ऑफ ट्रेड तो सुधरा, लेकिन टर्म्स ऑफ ट्रेड के सुधरने के बावजूद भी आपकी वेलफेयर जो है घट गई, इकोनॉमिक वेलफेयर घट गई। और भी ज्यादा आप टैरिफ लगा के A4 पे अगर आ जाओगे तो टर्म्स ऑफ ट्रेड तो सुधरेगा
बढ़ेगा, लेकिन इससे आप जो है U1 जो है ट्रेड इंडिफरेंस कर्व पे आ गए। इसका मतलब आपका इकोनॉमिक वेलफेयर का लेवल और भी घट गया। इसका मतलब वो पॉइंट आपको तलाश करनी है जहां पे जो दूसरे कंट्री का ऑफर कर्व है वो आपके हाईएस्ट ट्रेड इंडिफरेंस कर्व को टेंजेंट करे, और वहीं पे जो आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड होगा वो आपके इकोनॉमिक वेलफेयर को सबसे ज्यादा मैक्सिमाइज करेगा। तो दोस्तों, व्हाट इज द ऑप्टिमम टैरिफ? वो टैरिफ जहां पे आपका जो हाईएस्ट ट्रेड इंडिफरेंस कर्व है वो दूसरे कंट्री के ऑफर्स कर्व को टच करता है, स्पर्श करता है, टेंजेंट करता है, और वो आपके इकोनॉमिक वेलफेयर को हाईएस्ट करता है। ये वो टैरिफ नहीं होती है जो आपके टर्म्स ऑफ ट्रेड को मैक्सिमाइज करती है, बल्कि ये वो टैरिफ होती है जो आपके टर्म्स ऑफ ट्रेड को ऑप्टिमाइज करती है, जिससे आपका इकोनॉमिक वेलफेयर बढ़ जाए और हाईएस्ट इकोनॉमिक वेलफेयर पे आ जाओ। तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे से इस बात को समझ गए होंगे कि किस तरीके से आप जो है अपने टैरिफ को बढ़ा सकते हो। अगर आप A4 पे हो तो आपको बिल्कुल यहाँ पे क्या करना चाहिए कि अपने टैरिफ को घटाना चाहिए, और ये आप A4 से A3 पे आओ और फिर A2 पे आओ। इसका मतलब अगर आपको ये लग रहा है कि आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड बहुत ज्यादा हो गया है तो इसमें आपके टैरिफ रेट को घटाना चाहिए, और फिर आपको आ जाना चाहिए A2 के ऊपर, जिससे H पॉइंट पे आए और इंटरसेक्ट करे ये हाईएस्ट ट्रेड इंडिफरेंस कर्व उसके ऑफर कर्व को, जिससे कि आपका फिर से इकोनॉमिक वेलफेयर बढ़ जाए। इसका मतलब साफ है कि अगर आप ऐसे पॉइंट पे हैं जहां पे जो दूसरे देश के जो कुल मिलाजुला के मामला है, दूसरे जो देश के ऑफर कर्व की उसकी जो है इलास्टिसिटी क्या है, उसके इलास्टिसिटी के अकॉर्डिंग आप जो है टैरिफ को घटा सकते हो और बढ़ा सकते हो और ऑप्टिमम टैरिफ पे आ सकते हो। तो वो ऑप्टिमम टैरिफ क्या होता है, जो उसका फार्मूला क्या होता है जिससे आप इसको डेवलप कर सके? तो देखो, जो अनुकूलतम प्रशुल्क का फार्मूला है दोस्त वो ये है, इसको आप ध्यान में रखिए और थोड़ा सा कंसंट्रेशन से यहां से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, जो अनुकूलतम प्रशुल्क का फार्मूला है, बहुत ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा आप लोग, वो है OT का मतलब ऑप्टिमम टैरिफ, E1 डिवाइडेड बाई E-1, 1 E डिवाइडेड -1। जो E है इलास्टिसिटी ऑफ फॉरेन कंट्री ऑफर कर्व, ये जो दूसरा कंट्री है उसके ऑफर कर्व की इलास्टिसिटी है। अब जरा देखो, जो दूसरी कंट्री है उसकी ऑफर कर्व की इलास्टिसिटी, ये देखिए, ये दूसरी कंट्री है, ये जो मैंने लिया है B कंट्री है, B कंट्री, और इसका जो है ऑफर कर्व मान लीजिए ऐसे है। अब देखो यहां पे क्या है, स्टील है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ऊपर से निकल जाएगा, स्टील है, एक्सपोर्ट है, और इसका जो इंपोर्ट है ये व्हीट है। अब देखो, इसमें जो ऑफर कर्व का जो हमेशा आप समझिए जो इलास्टिसिटी होता है, यहां से यहां तक ये ग्रेटर देन 1 होगा, यहां से यहां पे E बराबर 1 होगा, और यहां पे होगा आपका लेस देन 1। तो देखो, अगर आप ऐसे पॉइंट पे हो, जैसे मान लीजिए O A B O A B C, ये देखिए, अब देखिए हमारे पास जो पॉइंट है O से A तक, यहां पे जो इसका जो ऑफर कर्व पे जो इलास्टिसिटी है वो 1 से ज्यादा है, A से B तक मान लीजिए 1 के बराबर है, और B से नीचे की तरफ आओगे तो इलास्टिसिटी जो है लेस है। अगर आप ऐसे पॉइंट पे हो O से A तक जहां इसकी इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप अपने टैरिफ को घटाएं और यहां पे लेके आए जहां इलास्टिसिटी 1 के बराबर है। और अगर आप B से C के बिंदु हैं जहां पे आपकी इलास्टिसिटी लेस देन है, तो ऐसे में अपने ऑफर कर्व को बढ़ाएं ताकि आप फिर से उसी पॉइंट पे आ सकें जहां इलास्टिसिटी 1 के बराबर है। इस चीज को आप यहां से बहुत अच्छे से समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो? इस फार्मूला में आओ, देखो ऑप्टिमम टैरिफ का फार्मूला है ऑप्टिमम टैरिफ E1 E-1। अब जो E है वो दूसरे कंट्री का इलास्टिसिटी है। मान लीजिए दूसरे कंट्री का जो इलास्टिसिटी है दोस्त 1 के बराबर है, जो मैंने बताया डायग्राम में 1 के बराबर। तो ऑप्टिमम टैरिफ क्या हो जाएगा आपका 1 -1 इक्वल टू इनफाइनाइट। अब देखो, अगर मान लो ऑफर जो इलास्टिसिटी है अब जो है 2 के बराबर है, तो यहां पे ऑप्टिमम टैरिफ क्या हो जाएगा 1 2 -1, इसका मतलब 100% हो जाएगा। अगर इलास्टिसिटी 3 के बराबर है तो ऑप्टिमम टैरिफ 1 3 -1 मतलब 1/2 या फिर 50% के बराबर हो जाएगा। अगर E बराबर 4 के बराबर है तो ऑप्टिमम टैरिफ हो जाएगा 1 4 -1 मतलब 1/3, इसका मतलब कितना हो जाएगा 33% हो जाएगा। तो
आप ये देख रहे हो, अगर किसी कंट्री का जो ऑफर कर्व का इलास्टिसिटी है वो बढ़ रहा हो, तो हमेशा आप देखिए यहां पे जैसे मैंने बताया था ये वाला पॉइंट, जहां पे उसकी इलास्टिसिटी जो है 1 से ज्यादा हो, जहां इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा होगा आप टैरिफ को घटाइएगा ताकि आप इस पॉइंट पे चले जाएं जहां इलास्टिसिटी 1 के बराबर हो। और जहां इलास्टिसिटी इनइलास्टिक प्रोडक्ट है, मतलब जो ऑफर कर्व है दूसरे कंट्री का वो इनइलास्टिक हो जा रहा है, 1 या उससे कम है, तो आप टैरिफ को बढ़ाइएगा ताकि जो है आपका जो है वेलफेयर ज्यादा हो जाए। देखिए बिल्कुल क्लियर कट कहा गया है यहाँ पे, देखिए एच जी मनूर की बुक है और मैं मानता हूँ कि एच जी मनूर की बुक को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इन मैथमेटिकल लैंग्वेज वी कैन से that as long as the foreign countries offer curve elasticity is less than unity or equal to unity, the home country can impose or increase tariff। मतलब जब जो दूसरे कंट्री है, फॉरेन कंट्री है, उसका जो ऑफर कर्व लेस देन यूनिटी या इक्वल टू यूनिटी है, मतलब 1 से कम है, मतलब पॉइंट में मैंने कहा कि इस तरफ है, यहां मैंने बताया लेस देन 1 है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, जो होम कंट्री है उसको जो टैरिफ है उसको बढ़ाना चाहिए। मैंने कहा क्या कहा कि अगर आप पॉइंट अगर आप देखेंगे O है, A है, B है और C है, यहां पे जो आपकी इलास्टिसिटी अगर लेस देन 1 है तो ऐसे में आपको टैरिफ को बढ़ाना चाहिए। दूसरा ये कहा जा रहा है एज लॉन्ग एज फॉरेन कंट्री ऑफर हैज एन इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, अगर यहां पे आप हैं O से A में जहां की इलास्टिसिटी ग्रेटर देन है, तो ऐसे में आपके टैरिफ को क्या करना चाहिए दोस्तों, बेटर देन होम कंट्री रिड्यूस टैरिफ, टैरिफ को रिड्यूस करो ताकि आप रिड्यूस करने से क्या हो जाओ, राइट की तरफ आओ और इस पॉइंट पे आ जाओ। तो कुल मिला जुला के जो इनका कंक्लूजन है कि the above table can suggest that coefficient of elasticity of foreign curve becomes less and less, the optimum tariff rate which maximize economic will be go increasing। इसका मतलब जो इलास्टिसिटी ऑफ फॉरेन कर्व कम हो जाए तो ऐसे में जो ऑप्टिमम टैरिफ है जो इकोनॉमिक आपके वेलफेयर को बढ़ाएगी वो बढ़नी चाहिए। तो देखो उल्टा संबंध है यहाँ पे, अगर इलास्टिसिटी आपकी ज़्यादा है तो आपको घटाना चाहिए और अगर कम है तो बढ़ाना चाहिए। देखो सिंपल सी अब बात है, क्या बात है इसको आप समझिए। जो आपके एक्सपोर्ट है, जैसे यहां पे व्हीट है, जो व्हीट का डिमांड है दूसरे कंट्री में, जैसे मैंने कहा कि कंट्री बी है जो स्टील का एक्सपोर्ट करता है और हम व्हीट का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, डिपेंड ये करेगा कि व्हीट का जो वहां पे डिमांड है इलास्टिक है या फिर इनइलास्टिक है। अगर वहां पे इलास्टिक डिमांड है, इलास्टिक, तो थोड़ी सी कीमतें बढ़ेगी, वो लोग आपसे नहीं करेंगे, इसलिए आपको इलास्टिक है ग्रेटर देन 1 है तो आपके टैरिफ रेट को घटा देना चाहिए। लेकिन आपके प्रोडक्ट का व्हीट का डिमांड वहां इनइलास्टिक है, बेलोच है, इसका मतलब आप कीमत बढ़ा भी दोगे तो उनके पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको डिमांड करेंगे। ऐसे में आप टैरिफ को बढ़ा सकते हो और टर्म्स ऑफ ट्रेड को सुधार के अपने जो है इकोनॉमिक वेलफेयर को बढ़ा सकते हो। बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है, फिर से सुन लीजिए। आप जैसे मैंने कहा कि यहां पे व्हीट का एक्सपोर्ट कर रहे हो और वो जो है स्टील का आप इंपोर्ट कर रहे हो, अगर व्हीट का डिमांड, ये ऑफर कर्व दिखा रहा है इलास्टिसिटी कि व्हीट की डिमांड कैसी है, अगर व्हीट इनइलास्टिक है दूसरे देश में, मतलब इसका डिमांड ऐसा है कि प्राइस बढ़ेगा, उनके पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो आपको खरीदेंगे, तो ऐसे में आपको टैरिफ बढ़ा लेनी चाहिए, आपको इस पॉइंट से ऊपर की तरफ आनी चाहिए। और अगर यहां पे मैंने कहा दूसरा सिचुएशन की इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा है तो ऐसे में आपको टैरिफ को घटाना चाहिए ताकि आप ऑप्टिमम टैरिफ पे आ जाओ और अपनी इकोनॉमिक वेलफेयर को बढ़ा लो। फार्मूला सामने है, ऑप्टिमम टैरिफ 1E/1, ये सीधे बता रहा है आपको कि इलास्टिसिटी ज्यों बढ़ती जाएगी, ओके ना, 1 2 3 4 5 और आपकी जो है टैरिफ रेट घटती जाएगी, और अगर 1 या इससे कम हो जाएगी तो टैरिफ रेट, ऑप्टिमम टैरिफ रेट बढ़ती जाएगी जो आपके इकोनॉमिक वेलफेयर को बढ़ा देगा। सिंपल से इस डायग्राम से भी आप समझ सकते हो, इस टेबल से भी समझ रहे हो कि अगर इलास्टिसिटी बढ़ रही है फॉरेन कंट्री की, 1 है इनफाइनाइट, 2 है 100%, 3 है 50%, 4 है 33 और नीचे आते जाओगे घटती जाएगी। मतलब अगर इलास्टिक हो गई तो घटती जाएगी, इन इलास्टिक 1 या इससे कम होगी तो बढ़ती जाएगी। तो सिंपल सा ये है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि व्हाट इज द ऑप्टिमम टैरिफ। ऑप्टिमम टैरिफ वो टैरिफ है जो किसी इकोनॉमी की इकोनॉमिक वेलफेयर को मैक्सिमाइज कर दे, और ये जो है जो टैरिफ है वो ऑप्टिमम है, न कि मैक्सिमम, और जो टर्म्स ऑफ ट्रेड ये प्रोड्यूस करेगा वो भी ऑप्टिमम होगा जो आपके इकोनॉमिक
वेलफेयर को मैक्सिमाइज कर देता है। तो दोस्तों ये रहा ऑप्टिमम टैरिफ के ऊपर ये लेक्चर, और आप इसको बहुत अच्छे से सुनिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, इस फार्मूले को जरूर समझिएगा। और ये चीज बहुत पूछा जाता है ऑप्टिमम टैरिफ में कि इलास्टिसिटी क्या है, और मैं देखता हूं कि बहुत कंफ्यूजन है लोगों में ऑफर कर्व के इलास्टिसिटी को। फिर से थोड़ा सा मैं यहां पे समराइज करूंगा आपको। ऑफर कर्व की इलास्टिसिटी के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देखो ये ऑफर कर्व है, ये ऑफर कर्व है, तो जो इनिशियली आप देखोगे ओ, ये पॉइंट अगर आप ले लें 3 पॉइंट, तो शुरू में जो ऑफर कर्व है वो ग्रेटर देन 1 होगा, यहां पे 1 के लगभग, और ये लेस देन 1 होगा। ये चीज आप जरूर देखिए। शुरू में जब आप ऊपर की तरफ जाओगे तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी। ये जो है इसको बोलेंगे हम ज्यादा लोचदार, ज्यादा लोचदार। इसको हम बोलेंगे इकाई लोचदार, इकाई लोचदार, और इसको हम बोलेंगे बेलोचदार, बेलोचदार, मतलब इलास्टिसिटी लेस देन 1। तो अगर आप O से A के बीच हो, A से B के बीच हो और B के C के बीच हो, अगर O से A के बीच हो और ज्यादा लोचदार है, तो ऐसे में आपको ऑप्टिमम टैरिफ को रिड्यूस करना चाहिए कि जाकि A से आप यहां पहुंच जाएं और टर्म्स का ट्रेड यहां से यहां पे आ जाए। तो इसका मतलब आप टैरिफ घटा के अपने आपको ऑप्टिमम टैरिफ पे पहुंचना होगा, और जो आपके इकोनॉमिक वेलफेयर को बढ़ा देगा। और अगर आप यहां पे हो इस पॉइंट पे जहां पे दूसरे देश की जो इलास्टिसिटी है आपके प्रोडक्ट के लिए लेस देन 1 है, बेलोचदार है, तो ऐसे में आप टैरिफ को बढ़ाओ और इस पॉइंट पे यहां से यहां करो ताकि आपके इकोनॉमिक वेलफेयर को बढ़ा दे। तो कुल मिला जुला के यही चीज है जो आप नहीं समझ पाते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। और जहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, खुश होंगे और एग्जाम की बड़े अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे होंगे, बड़े मन लगा के तैयारी कर रहे होंगे। देखिए जो ये मन है ना बड़ा चंचल है। कई बार आप पढ़े होंगे कि मन को बांधना ने 7 घोड़ों के बांधने के बराबर होती है, और ये बड़ा चंचल होता है और हमेशा जो है ख्याली पुलाव पकाता है, हवाई महल बनाता है। सपने में आप सोचते होंगे कि मैं करोड़पति बन गया हूं, मैं आईएएस बन गया हूं, मैं आईपीएस बन गया हूं, है ना, और जो है मैं रुतबा है मेरा, ठाठ है मेरा। तो दोस्तों ये सब कुछ, ये जो सपने हैं वो चरितार्थ हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको उतना ही मेहनत, उतना ही परिश्रम, उतना ही कष्ट झेलना पड़ेगा। जितना ज़्यादा कष्ट झेलोगे, जितना ज़्यादा परिश्रम करोगे, उतना ही ज़्यादा रिटर्न्स मिलेगा, उतना ही ज़्यादा आप बेहतर करोगे। तो अपने लाइफ में प्रत्येक दिन कुछ अच्छा करिए, कुछ नया करिए, अच्छे लोगों से मिलिए, अच्छी किताबों को पढ़िए। 10 दोस्त जो आपको कुछ नहीं देते ना, एक अच्छी किताब अगर आप ठीक से उसको अपना दोस्त मानो तो बहुत कुछ सिखा जाती है। नो डाउट दोस्त का होना बहुत ज़रूरी है। आप डिप्रेशन में जाते हैं और साथ में जाते हैं, और मैं हमेशा जानता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो डिप्रेस्ड क्लास है, सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड क्लास है वो युवाओं की है। जो 20 से 30 और 32 वर्ष के लोग के बीच हैं, ये सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं। दादाजी को क्या चिंता है, रिटायर्ड हो गए, पेंशन पा रहे हैं। पापा को कोई चिंता नहीं है, आप ही की चिंता है कि आप अच्छा कर जाओगे। लेकिन सबसे ज़्यादा शौक, सबसे ज़्यादा पैसे की आवश्यकता, हर चीज़ की चिंता आप लोगों को है। कैरियर लेके है, किसी को अपने फ्रेंड को लेके है, किसी को गर्लफ्रेंड लेके है, किसी को बॉयफ्रेंड को लेके, हर चिंता से आप घिरे हुए हैं। लेकिन उसी में आप सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। यही आपका जीवन निर्माण का समय है। इसी जीवन निर्माण के समय में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हो सकता है कि आपके पास कई प्रायोरिटी हो सके आपकी दोस्त भी प्रायोरिटी हो सके आपके माँ बाप गार्जियन प्रायोरिटी हो सके आपके गुरु प्रायोरिटी हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा वो अपने कैरियर है। अपने लक्ष्य में प्रेफरेंस ऑर्डर में सबसे 1 नंबर पे कैरियर को रखो, दूसरे नंबर पे गर्लफ्रेंड्स है, बॉयफ्रेंड्स है, मम्मी है, पापा है, दोस्त है, मित्र है, रिश्तेदार है, घूमना है, सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि आप साधु हैं, सन्यासी हैं और आप हिमालय पर्वत पर जा रहे हैं, कुछ नहीं, सब कुछ होना चाहिए। लाइफ में एंजॉय करो, लेकिन बस इतना ध्यान रखो दोस्त कि प्रेफरेंस ऑर्डर में 1 नंबर पे कैरियर होनी चाहिए। सबसे ज्यादा समय आप डिवोट करेंगे अपने कैरियर के लिए। जो जितना ज्यादा समय देगा यूपीएससी को, जितना समय देगा यूपीपीएससी को, उतना ज्यादा वो तुम्हारे पास आएगा। बस यही चाहता है एग्जाम कि आप उसको सिंसियर लें, उसको आप टाइम दें। आप किसी को टाइम दें वो आपका हो जाता है। आप कितने क्वालिटी वाले हैं ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आप कितना ज्यादा डिवोटेड है ये हर जगह इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी को पसंद करते हैं और पसंद करते हैं, उसके लिए समय देते हैं 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने, 5 महीने बाद वो मानी जाती है। लेकिन अगर आप समय ना दें और बहुत स्मार्ट हैं तो कोई आपको नहीं घास डालेगा। तो ऐसे ही एग्जाम है, ऐसे ही आयोग है। अगर आप उसको समय दीजिएगा ना तो थोड़े से कम टैलेंटेड है चलेगा, थोड़े से अपने चीज़ों को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे चलेगा, धीरे धीरे आप सीख लोगे। लेकिन टाइम नहीं दोगे तो नहीं होगा ना। तो टाइम देना जरूरी है। 8 से 10 घंटे का टाइम दीजिए, लगे रहिए, अच्छा करिए,
माँ बाप का रिस्पेक्ट करिए, बड़ों का आदर करिए, कभी भी अनर्गल किसी से लड़िए नहीं, किसी से झगड़िए नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, मुझे नहीं समझ में आता है। अगर कोई आपको कुछ कह देता है ना, इस कान से सुन के इस कान से निकाल दीजिए, अरे जाने दीजिए। अगर आप कुछ बोलोगे ना तो तुम्हारे में उसमें फर्क क्या रह जाएगा, आपको आगे जाना है ना। तो किसी आपकी जो आलोचनाएं कर रहे हैं ना उनको बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, जो कहता है सुनने दीजिए, बोलते रहिए, आप सुनिए ही मत। आप बस अपने आप से मतलब रखिए, अपने काम से मतलब रखिए, कुछ दिन के लिए स्वार्थी बन जाइए। जब तक आपका ये जीवन निर्माण का काल है, जब तक आप आईएएस नहीं बन जाते, पीसीएस नहीं बन जाते, लेक्चरर नहीं बन जाते, बस आप अपने पे ध्यान दीजिए। कुछ अच्छा करिए, कुछ बड़ा करिए, कुछ करके दिखाइए, कुछ बन के दिखाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।